माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर के विषयों पर कुछ अपनी बात रखूं, उससे पहले अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। और मैं शुरू करूँगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में उठ रहे हैं। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को सी ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट, विकास दर देश के सामने रख रही। IMF ही नहीं, बहुत से देश के अर्थशास्त्रियों ने कई बार ये पॉइंट आउट किया है, जब से नई सीरीज आई है, कि ये जो सीरीज है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकम ग्रोथ के ऊपर आधार करके ग्रोथ रेट और विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि होना चाहिए एक्सपेंडिचर ग्रोथ। अगर US कन्वेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर इस क्वार्टर भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1% होना चाहिए, लेकिन आपने बहरहाल दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट किया। और हम आपकी भी माने, आपके दिए हुए आंकड़े माने, नई सीरीज के भी आंकड़े माने, तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है इस विकास दर पर कि एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्ष और उल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी कि 8 दशक, मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है, तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि 2 पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज़्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। दूसरा रिकॉर्ड आपका बना है, बधाई आपको दूसरे रिकॉर्ड की, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि व्यापार का घाटा, कितना निर्यात और कितना आयात है उसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 78 साल का सबसे ज़्यादा एक महीने का रिकॉर्ड किया गया है, तो इस साल के अक्टूबर में 41.7 बिलियन डॉलर्स, ये रिकॉर्ड 78 साल का आपने दूसरा बनाने का कार्य किया। और यही नहीं, ये जो आज 1.3% GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनुमानित अगले वर्ष ये बढ़कर 1.7% GDP का होने जा रहा है। तीसरा रिकॉर्ड आपने 78 साल का बनाया है इनइक्वालिटी में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर में। कल ही एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति आई है और 65% देश की आय। 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं। ये गरीब और अमीर में असमानता का 78 साल का ही नहीं, 100 साल का रिकॉर्ड, 1922 से आंकड़े अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को ध्यान देते हैं। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके MOS यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया
कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का, सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में। ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा। पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं? हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन था। जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर। अब क्या है? 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली और मोनोपोली। और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समाप्त, केवल 2 रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी। बड़े जो हम देखते कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका में हर सेक्टर में ड्यूओपोली और मोनोपोली को रोकने के लिए कानून है। कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30% से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता। एयरलाइन में भी वहां 30% मैक्सिमम शेयर, उससे ज्यादा होता है तो उसको रोकते हैं। टेलीकॉम में भी, सारे सेक्टर में। हमारे यहाँ कुछ नहीं। कितने ऐसे सेक्टर हैं जहां 30% से ज्यादा एक ही कंपनी का, कार्गो में 30% से ज्यादा अदानी का, कंटेनर में 50% से ज्यादा अदानी का, एयरपोर्ट में 30% से ज्यादा अदानी का। और जो मैंने आपको सिविल एविएशन और टेलीकॉम तो बता ही दिया। और साथ में मीडिया में तो दोनों, मैं समझता हूँ रिलायंस का और अदानी का कितना सारी मीडिया उनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज और डुओपोलीज, ये भी रिकॉर्ड बना है। कभी देश के 78 साल में ऐसे कंपनियों के हाथ में देश के अलग अलग सेक्टर नहीं गए। छठा रिकॉर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न जब से पिछले कई दशकों से एक दिशा में जा रहा था, एक संदर्भ में। क्या संदर्भ में? लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे और कृषि क्षेत्र से आ रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो वर्कफोर्स है उसकी संख्या घट रही थी और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही थी। लेकिन आपके सरकार में पिछले 3 वर्ष में ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर पिछले 3 वर्ष में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां 2014 में यूपीए के टाइम में 12.8% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, आज वो घटकर 11.5% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रह गए। और कृषि क्षेत्र के अंदर जो उस समय कृषि क्षेत्र में 42% 2014 में, आज वो बढ़कर 46% आ गए। यानी कि ये ट्रेंड बदल गया और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत चिंताजनक हमारे देश के लिए ये एक ट्रेंड है, जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने देने की आप ये बात करते हैं। इसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट सातवां रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड मैंने बताए, 78 साल के जो रिकॉर्ड बनाए आपने। 7वां रिकॉर्ड, डेट। आज तक कभी देश की सरकार और सारे जितने हमारे प्रदेश की सरकारें हैं, सब पे मिलाकर इतना कर्जा नहीं चढ़ा। एक कहावत होती है गांव देहात में कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी, जब ऊपर पहुंच जाएंगे। जो कर्ज लेके घी पीते हैं उनका क्या हाल होता है सब पता है, सारी अर्थव्यवस्थाओं का। आपके समय इतना डेट हो गया। आज मौजूदा स्थिति यह है कि स्टेट्स और सेंटर को मिलाकर टोटल डेट हमारे देश में 82% जीडीपी का डेट है। और ये जितनी भी समकक्षीय हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें डेवलपिंग नेशंस आप कहिए या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो समकक्षीय हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जितनी भी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, किसी में भी 30-40% से डेट ज़्यादा नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में इतना डेट होता है।
अगर अमेरिका में, जापान की आप बात करें, क्योंकि वो एक स्तर तक पहुंच जाती है इकोनॉमी। मगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ये डेट जो है, ये डेट अब रिसेंटली आप डेट किस बात के लिए ले रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए डेट ले रहे हैं। बिहार में मतलब आप कर्जा ले रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कर्जा ले रहे हैं। बिहार में आपने क्या किया? मैं हरियाणा का बताना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर चुनाव से 2024 से एक साल पहले हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर 8.6 लाख बीपीएल कार्ड थे। चुनाव के लिए आपने बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ाकर 52 लाख कर दी और हरियाणा के 2,53,00,000 मतदाताओं में से 2 करोड़ बीपीएल बन गए। मतलब हरियाणा की आबादी 75% चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय आपने 75% बिलो द पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर दी। 4-5 महीने तक उनको राशन दिया, बीपीएल के सारी सुविधाएं दी और उसके बाद अब चुनाव के 1 साल के बाद आपने इनमें से आधे राशन कार्ड फिर काट दिए। तो ये ना तो इतनी आंधी से हरियाणा में गरीबी आई जैसे चुनाव से पहले आई और ना ही उसी रफ्तार से अमीरी आई। लेकिन चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, चाहे बिहार में 10,000 देने की बात हो, आप कर्जा लिए जा रहे हैं, देश को कर्जे में आपने रिकॉर्ड बना दिया। और भाई इसी के साथ जो आपका 8वां ये कर्जे वाला 7वां रिकॉर्ड और 8वां रिकॉर्ड प्रदूषण। देश के इतिहास में इतना प्रदूषण नहीं हुआ जितना वित्त मंत्री जी आपके सरकार, मैंने 8 ही बताए क्योंकि 8 ही दशक हुए हैं देश की आज़ादी के बाद, लेकिन बहुत से रिकॉर्ड आपने बनाए। कुल मिलाकर आज अर्थव्यवस्था में बहुत फॉल्ट लाइन्स है। आपकी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जितनी मजबूत होनी चाहिए वो है नहीं। पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग के हिसाब से आप अर्थव्यवस्था को आप ग्रोथ रेट की तरफ आपने प्रयास कर रहे हैं और मगर पब्लिक स्पेंडिंग के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था का नया मॉडल हो गया है। आप आउटकम्स और ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स को चूज कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का नारे की हकीकत यह है 6,500 इस वर्ष 6,500 स्टार्टअप समाप्त हो गए हैं। वो स्टार्टअप इंडिया नहीं, शट डाउन इंडिया हो गया है। आप नारा दे रहे हैं मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी एम्प्लॉयमेंट घट रही है, मेक इन इंडिया नारा नहीं। आप जाके कोरिया में, वियतनाम में, चाइना में पूछिए जहां से प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, मेड फॉर इंडिया का नारा चल रहा है, जो आप मेक इन इंडिया नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो उसी तरह की है जो नोटबंदी के समय जब आपने किया, उसके बाद से हकीकत को इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि कोई नौसिखिया, मैकेनिक या मिस्त्री अगर कोई मोटर खोल दे मगर मोटर खोलने के बाद उसे बांधना ना आए, वो स्थिति आज अर्थव्यवस्था की दिखाई दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है, ये वित्त मंत्री जी हमारा मानना है। अब मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स में। कुछ सेक्टर्स में डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, वैसे भी हम देख रहे हैं ग्रोथ रेट में एक और ये कमी है। क्रिटिकल सेक्टर्स में, कोर सेक्टर्स में कोई ग्रोथ रेट नहीं, माइनिंग में कोई ग्रोथ रेट नहीं हमारी दिखाई दे रही, मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ रेट नहीं दिखाई दे रही। मगर जो क्रिटिकल विभाग हैं आपके सरकार के, उसमें आपकी सरकार की जो सिफारिश है वही आप नहीं मान रहे, जो आपकी सरकार की सिफारिश है। हेल्थ के अंदर आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की एक सिफारिश है कि 2.5% जीडीपी का हेल्थ को दिया जाए, आप 1.4% आपने बजट में रखा है। शिक्षा में आपकी सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि मिनिमम 6% जीडीपी का शिक्षा को दिया जाए, आप 4.5% पे संतुष्ट हैं। R&D जो किसी देश को आगे लेके जाने का स्वप्न रहता है, उसमें नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आप ही की सरकार की कह रही है कि मिनिमम बाकी देशों को देखते हुए 2% जीडीपी का R&D में खर्च किया जाए, लेकिन आप 0.6% से ही संतुष्ट हैं। और डिफेंस में बार बार स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ये रिपोर्ट लेके आ रही है कि मिनिमम 3% जीडीपी का डिफेंस को दिया जाए, मगर आपकी सरकार 1.9% डिफेंस में, और मैं डिफेंस से ही 1.9% जीडीपी का डिफेंस में बजट दे रही है। मैं डिफेंस में थोड़ा और खोल के कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने देखा कैसे पाकिस्तान और चीन एक होकर हमारे देश के कुछ जिस प्रकार से कुछ चुनौती का हमारे देश की फौज ने उनकी चुनौती को हराने का, परास्त करने का अपने पराक्रम से काम किया, मगर वो दोनों एक होकर चल रहे। डिफेंस में मैं कहना चाहूँगा 1962 के बाद मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा, सबसे कम डिफेंस अगर बजट
जीडीपी के प्रतिशत में, तो वो 1.9% पिछले साल आपकी सरकार ने डिफेंस में खर्च। 1962 से हमारा डिफेंस बजट हमेशा 2% से ऊपर रहा। 2013-14 में, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है किरण जी, 2013-14 में 2.5% जीडीपी का हम डिफेंस पे खर्च कर रहे थे। वो धीरे धीरे घट के 2.5 से पहले 2 आया, 2 से 1.9, पिछले 2 साल से ये 1.9 और 1.5। मगर इसमें और भी चिंता की बात ये, केवल डिफेंस का बजट गिरावट आई है, वही नहीं, इसमें कैपिटल आउटफ्लो इसका 30% से भी कम है। जो मॉडर्नाइजेशन का आपको बजट चाहिए, उतना मॉडर्नाइजेशन का बजट नहीं। और रिपोर्ट कार्ड हम क्या दें? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि टाइमलाइन बहुत बड़ा इशू है, समय से कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है और इसको हमें देखना ही पड़ेगा, हमारी सरकार भी इस पे उसको देखना ही पड़ेगा। हम कुछ ऐसा प्रॉमिस क्यों करते हैं जिसको पूरा ना कर पाए? आपके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इक्विपमेंट जनवरी में डिलीवर होनी थी वो आज तक डिलीवर नहीं, अगर हो जाती तो ऑपरेशन सिंदूर में कहानी कुछ और होती। ये उन्होंने पब्लिक फोरम पे ये कहा। और आपका डिफेंस बजट आप घटा रहे हैं। और डिफेंस बजट में मैं एक और चीज कहूंगा, इसमें अग्निवीर जैसी योजना आप ले आए, जिसमें हमारी देश की फौज को कितना नुकसान हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फौज के। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन का बजट आपने घटा दिया। एयरफोर्स में आज हमें 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है, 60 स्क्वाड्रन की, मगर जो यूपीए के समय 42 स्क्वाड्रन थी, आज वो 31 स्क्वाड्रन रह गई एयरफोर्स में। और वो जो स्क्वाड्रन यानी कि 18 से 24 हवाई जहाज, इन स्क्वाड्रन में भी कई स्क्वाड्रन के अंदर जैगुआर जैसे आज जहाज हैं, जो दुनिया में तमाम मुल्कों में इस जहाज को रिटायर कर दिया गया है। नाइजीरिया, आर्मेनिया, फ्रांस, जर्मनी, सारी जगह जैगुआर, साउथ अफ्रीका जहां जैगुआर्स थे उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में अभी आपने 60 की बजाय 31 स्क्वाड्रन है और जैगुआर को भी रिटायर नहीं किया गया। इस साल भी जैगुआर के 3 क्रैश हुए, जिनमें से 2 में हरियाणा के जाबाज हमारे जो पायलट्स थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन उनके परिवारों से जाके जब मैंने बात करी, उनके परिवारों के जबान पे एक ही बात थी, आप सरकार से आग्रह करिए एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, नए एयरक्राफ्ट लाए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आपने एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन का बजट में कटौती कर दी, डिफेंस के बजट में कटौती कर दी और आप फौज के पराक्रम का आप नाम लेते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा प्रश्न एमएसपी का है। यूपीए के समय हमारी एमएसपी में पैडी, वीट दोनों में 12% और 13% की बढ़ोतरी हुई प्रति वर्ष औसतन। और दालों में चावल हो, मूंग हो, 20% और 22% की औसतन बढ़ोतरी हुई प्रति वर्ष। एनडीए के पिछले या आपकी सरकार के पिछले 11 वर्ष के अंदर ये जो औसत बढ़ोतरी 12-13% थी अनाज में और दाल में 20-22% थी, वो घटकर 5% और 6% रह गई। पैडी वीट में प्रतिवर्ष 6% पैडी में और 5% गेहूं में, और इसी तरीके से दालों में 6%, 8%। और ये अगर हम महंगाई दर से इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो आप ये मानो कहीं ना कहीं ये ना के बराबर। और जो एमएसपी आप घोषित भी कर रहे हैं वो किसान को नहीं मिल रही। इस साल आपने धान पर 2390 रुपए की आपने एमएसपी डिक्लेयर करी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन हरियाणा की मंडियों में आप जाके देखिए धान 1500 और 1500 से 2000 तक धान में एमएसपी से कम मूल्य मिला। बाजरा में आपने इस वर्ष एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 का, मगर बाजरा बिका 1800 का, 1900 का, कई जगह बाजरे पे एमएसपी भी नहीं मिली। कपास में आपने एमएसपी डिक्लेयर करी 8100 की, मगर मंडी में 6500 और 7200 की आपकी एमएसपी से कम में कपास देने को मजबूर किसान हुआ। तो आज एमएसपी मिल नहीं रही, जितनी आप बढ़ा रहे हो जितना यूपीए के समय का था उससे आधे से कम आप बढ़ा रहे हो प्रति वर्ष, और जितनी बढ़ा के आप घोषित भी कर रहे हो, कितने किसान को मिल रही है वो आपको हरियाणा का किसान बता देगा, बाकी देश का किसान बता देगा। खाद के लिए आप डिमांड्स पर ग्रांट में और लेके आए कि खाद आपको देंगे। मैं एक और बात कहना चाहूँ, आप आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, कपास की बता रहा हूँ। कपास में इस वर्ष आपने 11% की इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी कपास में।
विदेश से कपास आ रहा है और हमारी देश के कपास का जो पैदावार करता है किसान, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। ये आत्मनिर्भर भारत का आप मॉडल देश के सामने रख रहे हैं। इसी तरीके से खाद की बात है, लगातार पूरे देश में हम देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, खाद थानों में बिक रही है। हरियाणा में तो जो लाइन लग के उसमें कभी लाठीचार्ज होता है और अपने किसान को अपने हाथ पे एक मोहर लगवाती है सरकार कि भाई ये लाइन में लगा हुआ है। तो ये क्या जो है, मैं समझता हूँ कि कृषि क्षेत्र में दूसरी बात आती है मजदूर की, किसान और मजदूर। हमारे साथी ने एक प्रश्न पूछा था लोकसभा में, उसका कल जो है इस हफ्ते उसका उत्तर मिला। उस प्रश्न के अनुसार मनरेगा की क्या स्थिति है, मैंने किसान की बात करी, मैं मजदूर की भी बताऊंगा आपको। मनरेगा की स्थिति आप अंदाजा लगाएं, हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने रजिस्टर करा रखा है मनरेगा के लिए, मगर पिछले वर्ष मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन की पूरी मनरेगा को पे लिया गया है। तो आप अंदाजा लगाएं ये स्थिति। इसके बाद मैं तीसरा विषय लेना चाहूंगा स्पोर्ट्स का, खेल का। खेल में बड़े विडंबना है, किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री, खेल के मंत्री भी रहे, वो भी सुने, बड़ी विडंबना है। जो खेलो इंडिया का बजट 3,500 करोड़ का बजट आपने लिया, उस बजट में कुल मिलाकर हरियाणा के बाटे 80 करोड़ आया, जो देश में सबसे कम। सबसे ज्यादा आया गुजरात के बाटे 600 करोड़ खेलो इंडिया का। और जो प्रदेश देश में सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, 50% ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ के खेल हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। खेलो इंडिया में सबसे कम बजट उनका और सबसे ज्यादा बजट आप ले रहे हैं गुजरात का। और कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। लाखों करोड़ वहां खर्चे जाएंगे अहमदाबाद में। और अब तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ओलंपिक खेल भी वहां कराएंगे। मेरी मांग है सरकार से कि इसमें हरियाणा को कोहोस्ट के रूप में लिया जाए। भूपेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी भी प्रभारी रहे हरियाणा के, उनको भी पता हरियाणा के बारे में। हरियाणा को कोहोस्ट कम से कम आप लिए तो होस्ट कराना चाहिए था, ताकि ये लाखों करोड़ में से कुछ हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च हो। आपने देखा हमारे खिलाड़ी कैसे बास्केटबॉल कोर्ट्स के अंदर, हमारे खिलाड़ियों की जान तक जा रही है, इतना दुर्दशा है खेल ढांचे की। ताकि आने वाले समय में इतना आप निवेश करेंगे खेल ढांचे में हरियाणा में, आज 50% जो आज देश के मेडल लेके आता है प्रदेश, आने वाले समय में देश का और गौरव बढ़ाने का हरियाणा के खिलाड़ी करेंगे। क्या कहेंगे, ऐसी मेरी मांग है। बहुत सी बातें अन्य भी रखनी थी, मगर मैं अपनी बात को रैप अप करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे याद है 2014 में जब एनडीए का पहला वर्ष था, अरुण जेटली जी, माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा, उनकी स्पीच मुझे याद है पहले बजट की, और उस समय उनकी बजट की स्पीच इसलिए याद है कि मैंने उस समय विपक्ष की तरफ से मैंने ही बजट स्पीच पे इनिशिएट किया था। बजट की उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज रेडी टू टेक ऑफ। तब 8% ग्रोथ थी एवरेज, जो अब घट के 5.5% आ गई, रेडी टू टेक ऑफ। और ये यूपीए के बंधनों से हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हो चुकी है और अब टेक ऑफ की तरफ जा रही। अब वो 11-12 साल में टेक ऑफ हुआ या अभी रनवे पे ही जहाज खड़ा है, वो हमारे एयरपोर्टों पे यात्रियों ने देख लिया, क्रैश लैंडिंग हो रहा है। वो क्या स्थिति बनी। वित्त मंत्री जी, आप इन विषयों पे ध्यान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, उनका पहला जो भाषण हुआ, मीडियम भाषण था, वो भी मैंने सुना 2005 में। आपने एग्रीकल्चर में बोला, तो एग्रीकल्चर में बोलते बोलते में मुझे याद आ गया, सुषमा स्वराज जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उन्होंने आपको एक ज्ञान दिया था, वो याद आ गया। आप तैयारी करके नहीं आए और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आप नहीं बोल करके, आप जो है, ये बजट का तो चर्चा हो चुकी है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, आप नहीं बोले। और खेल के बारे में मेरा रिक्वेस्ट है, आप खिलाड़ियों को झगड़ा मत लगाइए। बाकी खेल बहुत आगे बढ़ रहा है, खेलो इंडिया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप झगड़ा मत लगाइए।